नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुश्री उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का चतुर्थ भाग सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। कौशल्या जी के साथ नील को भी देख उससे मन में हल्का विस्मय सा हुआ। फिर उसने जाना कि वह अपने को झुठला रही थी। उन्हें नील के साथ तो आना ही था। इसे तो जानती ही होगी सुषमा, कौशल्या ने बैठते हुए पूछा। सुषमा उनके पास सोफे की पीठ पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। हल्की सी मुस्कुराहट में नील को भी सम्मिलित कर उसने कहा, जी कल आप ही साड़ियाँ दे गए थे। कौशल्या जी को संतोष नहीं हुआ। बड़े दादा का लड़का है, यहाँ फिलिप्स की फर्म में नौकर है। बड़ी अच्छी नौकरी है। यहीं हेली रोड पर छोटे दादा के साथ रहता है। सुषमा ने परिचय चुपचाप सुन लिया। तुम्हें साड़ियाँ पसंद आ गईं? जी हाँ, बहुत सुंदर हैं। मैंने कल आकर पहला काम यह किया कि इसे भेजा। आता ही न था। कहता था कि मैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज में जाकर क्या करूँगा। बड़ी मुश्किल से आया और सुबह बोला, बुआ उनसे मिलने नहीं चलोगी? कहकर वह स्वयं हंस पड़ी। सुषमा ने बात संभालते हुए कहा, अच्छा ही किया कि आप आ गई। इस परदेश में कोई अपना मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। कमरा तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। यह मेजपोश तुमने ही काढ़े हैं? नहीं आंटी, मुझे फुर्सत कहाँ है। निरुपमा है मेरी छोटी बहन, उसने काढ़े हैं। कृष्णा कहती थी कि वह सुंदर भी है। अभी कहीं शादी तय नहीं हुई? अभी तो कहीं नहीं हुई, सुषमा बोली। नील चुप बैठा प्रशंसापूर्ण दृष्टि से सुषमा का कमरा देख रहा था। हल्की पीली दीवारों से सामने वाले पीले पर्दे, नीली कांच की मेज पर गंधराज के फूल, जिनकी सुगंध कमरे में प्रविष्ट होते ही उसकी सांसों में भर उठी थी। रह रहकर नील की दृष्टि सुषमा की ओर उठ जाती। सुषमा की लंबी पलकों के नीचे नेत्रों की मोतिया आभा और उसके ओठों की गड़न में सहज कोमलता थी। उसका स्वर बहुत सधा और मृदु था। साधारण औपचारिक बातें करते हुए भी उसकी मिठास कम न हुई थी। कौशल्या जी से बातें करते हुए सुषमा की दृष्टि कभी कभी नील की ओर फिसल जाती। नील के आचरण का सहज खुलापन मन को कहीं छू गया था। वह जिस प्रकार मौन बैठा चंचल दृष्टि से दीवार पर लगे गुलमोहर के फूलों के चित्र को देख रहा था, उससे सुषमा के मन में यह जान पाने की तीव्र जिज्ञासा हुई कि वह क्या सोच रहा है। उसके मुख पर अपने में डूबा सा जो भाव था, उससे सुषमा को अकुलाहट हुई। कुछ क्षण पहले नील की आंखों में उसने जो कुछ पढ़ा था, वह उसका बहुत जाना पहचाना था। वह जानती थी कि वह आकर्षक है और अपने प्रति पुरुष दृष्टि में प्रशंसा देखना उसके लिए नया न था। पर नील की दृष्टि में मात्र प्रशंसा न थी। जो कुछ उसमें था वह सुषमा झेल न सकी। उसने कौशल्या जी से कहा, आपके लिए चाय मंगवाऊं? वह उठकर अंदर बरामदे के दरवाजे तक गई। उसने नील का स्वर सुना, मेरे लिए कोका कोला मंगवाइएगा। एक हाथ में पर्दा थामे सुषमा ने मुड़कर देखा। नील की आंखों में कौतुक और हंसी का मिश्रण था और सुषमा की आंखों में बड़ी प्यारी सी झिड़की। उसने पर्दा छोड़ दिया और अंदर चली गई। भौरी ट्रे में सामान सजा कर ले आई।
और मेज पर रखने लगी। उसके जाने के बाद कौशल्या जी ने पूछा, यही तुम्हारी नौकरानी है? ठीक काम करती है? बड़ी फूहड़ है आंटी, मगर सीधी और ईमानदार है, इसीलिए रखे हैं। सुषमा ने प्यालों में चाय बनाई। नील को प्याला देते हुए बोली, आज चाय ही पी लीजिए। हाथ में प्याला लेते हुए नील ने कौशल्या जी की ओर मुड़कर कहा, बुआ, इन्होंने मुझे छोटा सा कोका कोला पीने वाला लड़का समझ रखा था। मुझे देखकर बहुत चकराई। और आपने नहीं? सुषमा ने कहा, मुझे सूखी बूढ़ी वार्डन समझ रखा था। पता नहीं कैसे आप अनुशासन रख पाती होंगी। मैं तो आपसे बिल्कुल भी न डरूं। नील की गंभीर आंखें उस समय शरारत से चमक रही थीं। आपको मैं हॉस्टल में रखूंगी ही क्यों? सुषमा ने तुरंत कहा। कौशल्या जी ने मुस्कुराकर कहा, आज नील को अपना जवाब मिला। घर में किसी की हिम्मत इससे उलझने की नहीं है। अकेला बेटा है तो लाड़ प्यार से सिर चढ़ गया है। सभी कोई लाड़ प्यार करते हैं, तो बताइए मैं क्या करूं? नील ने सुषमा की ओर देखा। मैं क्या कहूं? मैंने स्वयं अपने भाई को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। संजय के ख्याल से सुषमा का मुख खिल उठा। उसने कौशल्या जी की ओर देखकर कहा, बहुत दुष्ट है वह। उसे विश्वास है ना कि कुछ भी करे जीजी उसकी बात संभाल लेंगी। माँ से बिल्कुल नहीं डरता, हर बात में जीजी की धमकी देता है। कृष्णा कहती रहती है कि सुषमा ने तो भाई बहनों के कारण अपने को मिटा दिया। नील ने देखा कि सुषमा एकाएक झटका सा खाकर चुप हो आई। नील को भी बुआ की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने जैसे हाथ बढ़ाकर सुषमा को सहारा देते हुए कहा, यह चित्र आपने बनाया है? जी नहीं, मेरी एक मित्र है मीनाक्षी, उसने खरीद कर मुझे दिया है। आप चाय और लीजिए? उसने कौशल्या जी से पूछा। नहीं सुषमा, घर से ही चाय पी कर चली थी। आप? जी नहीं धन्यवाद, नील ने उत्तर दिया। उसे रह रह कर लग रहा था जैसे सुषमा में कुछ देर पहले की सहजता नहीं रही है। उसे हर चेष्टा में प्रयत्न सा करना पड़ रहा है। अनजाने में सुषमा के व्यक्तित्व की किस चोट को छू दिया गया है? उसने सुषमा से वार्तालाप करने के कई विषय सोचे, पर उसके मौन में व्याघात न दे सका। कौशल्या जी उठ खड़ी हुई। सुषमा की पीठ पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। नील को भेजूंगी, तुम्हें एक बार घर ले आएगा। और क्या, अपना ही घर समझो। कोई ज़रूरत पड़े तो संकोच ना किया करो, नील को बुला लिया करो। नील बुआ की बातें सुन उनके पीछे मुस्कुराता खड़ा रहा। फिर सुषमा कुछ काम से बाजार गई तो वहाँ अचानक ही नील मिल गया। उसे देख नील के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे कि उसे बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। आग्रह कर वह सुषमा को वहाँ से एक रेस्टोरेंट में ले गया और ऑर्डर देकर बोला, आप नेत्र पर विश्वास करती हैं? क्यों? मैं आज यही सोच रहा था कि अभी कल ही तो आपके पास गया था, आज कैसे जाऊं? पर देखिए, आप ही मिल गई। सुषमा को लगा कि नील की इस बात पर उसे बहुत बुरा लगना चाहिए। अब उसे नील को झिड़क देना चाहिए, क्योंकि कहीं बात बिगड़ न जाए। वह सीमाएं लांघने लगा है। उसके इस द्वंद्व को भांपकर नील ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप मेरी बात पर नाराज़ तो नहीं हो गई? मैंने तो जो सोचा था कह दिया।
चायदानी का ढकना उठाकर नीचे देखते हुए बिना मुस्कुराए बुरा सा मानते हुए सुषमा ने कहा, फिर कभी ना कहिएगा। डांट खाए से बच्चे की तरह नील ने कहा, नहीं कहूँगा, पर सोचने पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगे आप। उस समय सुषमा को नील बहुत ही प्रियदर्शन लगा। आपने बताया नहीं? सुषमा को अपनी ओर देखते पा नील ने कहा, चाय पीजिए। सुषमा चाय छानने लगी। आप लोगों में, मेरा मतलब टीचर्स में, बस यही तो खराबी होती है, हर जगह ऑर्डर देने लगती हैं। अब आप ही हैं, नन्ही गुड़िया सी लगती हैं, पर रोब इतना कि डर लगे। ना जाने क्या क्या जिम्मेदारियां ले रखी हैं, वार्डन, लेक्चरर। यह सुनकर न चाहने पर भी सुषमा के होठों के कोने ऊपर उठ गए। वह जानती थी कि वह अपनी आयु से बहुत छोटी दिखती है। नील के मुंह से यह बात सुन उसे भला सा लगा। मेरी पढ़ाई गई लड़कियां आपसे बड़ी ही होंगी, उसने चम्मच से चीनी मिलाते हुए कहा। वह नील से नाराज ना हो सकी। नील उसे छोड़ने कॉलेज तक आया। सुषमा ने बहुत मना भी किया, पर वह नहीं माना। अंधेरा हो जाने के बाद कॉलेज का गेट बंद हो जाता था। टैक्सी वहीं रुकवाकर सुषमा उतर गई। नील ने कहा, मुझे उतरने को नहीं कहेंगी? आपको देर हो जाएगी। सुषमा ने उसे टालना चाहा। मैं कोई लड़की थोड़े ही हूँ जो देर में न जा सकूँ। कहता हुआ नील उतर आया। सुषमा को देख एक चौकीदार उसके हाथ के पैकेट लेने आया, दूसरा गेट खोलने भागा। नील सुषमा के साथ उसकी कॉटेज तक आया। खटखटाने पर भौरी ने द्वार खोल दिया और नील को देखकर उसे नमस्कार कर वह अंदर चली गई। कॉफ़ी बनवाऊं? सुषमा ने पूछा। नहीं, धन्यवाद, नील ने कहा और अपने इर्द गिर्द मंडराती बिल्ली को सहलाने लगा। आपकी है? उसने पूछा। जी नहीं, एक सहयोगी है मिस शास्त्री। उनके जन्मदिन पर लड़कियों ने उन्हें भेंट की है। नील उसकी पीली कांच सी पुतलियों को देखने लगा। बिल्ली कूदकर सोफे पर बैठ गई। नहीं डेयरेस्ट, नीचे उतरो, सुषमा ने कहा। नील को चौंकता देख सुषमा ने कहा, इसका नाम डेयरेस्ट है। नील हंसने लगा, पर सुषमा के चेहरे का कसाव कम ना हुआ। सुषमा गोद में हाथ रखे चुप बैठी रही। हल्के पीले रंग के शेड के कमरे के कुछ भाग में प्रकाश झरता रहा। सुषमा की साड़ी का किनारा रह रहकर प्रकाश की किरणों को बांध लेता। नील सोफे पर बैठा कुछ झुका सा डेयरेस्ट की पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरने लगा। फिर उसने सुषमा की ओर मुड़कर पूछा, आप सचमुच नाराज़ हो गई? उसका स्वर बहुत मंद था और उसमें पश्चाताप की सी खनक थी। सुषमा कुछ नहीं बोली, नील को देखती भर रही। नील उठ खड़ा हुआ। आप चुप हैं, इसलिए लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा दोष बन पड़ा है। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। सुषमा तब भी कुछ न कह पाई। अपने अंदर उठते मिश्रित भावों की व्याख्या करने में वह असमर्थ रही। अभी अभी जिस तरह नील झुककर डेयरेस्ट को सहला रहा था, सुषमा को बड़ा भला लग उठा था, पर साथ ही यह भी उसे लग रहा था कि रात में नील का उसके साथ आना उचित न था। वह बेफिक्र तरुणी तो नहीं है, उसकी हर क्रिया को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। बेकार में ऐसी बातों को क्यों जन्म दिया जाए? पर वह यह सब करती कैसे? नील समझेगा कि यह इस छोटी सी बात को अनावश्यक महत्व दे रही है। रात के 9:30 बजे यदि टैक्सी पर पहुंचाने चला ही आया तो ऐसा क्या हो गया? नील ने उसके मुख पर अनिश्चय को पढ़ा। उसे भी यह महसूस होने लगा
सुषमा के अनायास मिल जाने पर उसे लगा कि यह शाम अधिक रंगीन हो उठी है। सुषमा जब चलने को उठी तो उसे एकाएक लगाया कि वह बहुत अकेला हो जाएगा। उसके साथ कुछ और समय बिताने की मोह से ही वह साथ चला आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, नील कह उठा। वह कमरे से बाहर हो गया तो सुषमा ने जैसे जग कर कहा, सुनिए तो। नील नहीं रुका। वह लंबे लंबे कदम रखता हुआ बिना मुंह मोड़े, बिना पीछे देखे चलता गया। उसके जूतों के नीचे रौंदी जाती बजरी का शब्द सुनाई दे रहा था। सुषमा अपने बरामदे में खड़ी निरुपाय सी उसे जाते देखती रही। नील को उसने अकारण आहत कर दिया है, इसे वह जान रही थी, पर वह कितनी अदृश्य मर्यादाओं से बंधी है, यह वह नील को कैसे समझाए। वह देखती रही कि टीले के पीछे से खड़खड़ाती एक बस आई और नील उसमें चढ़ गया। बस के जाने के बाद फिर उस नीची सड़क पर सन्नाटा लौट आया। दोनों चौकीदार फाटक के पास चुप बैठे रहे और डेयरेस्ट सुषमा के पैरों से लिपटती रही।